तो आज हम लोग पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास में हम लोग देखेंगे कलचुरी वंश के कितने शाखा थे। तो कलचुरी वंश के 2 शाखा थे, रतनपुर कलचुरी और रायपुर कलचुरी। रतनपुर कलचुरी में राजा था तखत सिंह, जो तखत सिंह जो थे वो 3 भाई थे वो लोग। एक का नाम था सिरदार सिंह और रघुनाथ सिंह। तो रतनपुर का राजा था तखत सिंह। तखत सिंह कभी बाप नहीं बन सकता था, तो उसने नियोग प्रथा अपनाया। नियोग प्रथा द्वारा उसका बेटा हुआ राज सिंह। नियोग प्रथा का मतलब किसी ऋषि मुनि के आशीर्वाद से बच्चा होना। तो तखत सिंह के बाद उसका बेटा राज सिंह राजा बन गया, जो नियोग प्रथा से जन्म लिया था। और उसको नियोग प्रथा करने वाला जो एक ब्राह्मण था, उसका नाम था ब्राह्मण बढ़ गया। राज सिंह के बाद उसका बेटा विश्वनाथ सिंह, जो जिसको पता चलता है, जब सूत्रों से यह पता चलता है उसको कि वह किसी नियोग द्वारा जन्म लिए बाप का बेटा है, वो और उसके पिताजी कलजुरी वंश का खून नहीं है, तो उसने क्या किया, आत्महत्या कर लिया। तो वह राजा नहीं बन सकता क्योंकि उसने आत्महत्या कर लिया। तो राज सिंह का अब राजा कौन बनेगा? राज सिंह का बेटा तो मर गया। तो राज सिंह का एक खास आदमी रहता है, एक परम मित्र, बेस्ट फ्रेंड कह सकते हैं हम लोग, मोहन सिंह रहता है उसका नाम, जिसे राज सिंह ने कहा था कि उसके मरने के बाद वह मोहन सिंह को राजा बनाएगा, उसको प्रॉमिस किए रहता है। जब राज सिंह मर रहा था, मरने वाला होते रहता है, तो मोहन सिंह जो है क्या करता है, शिकार पर चले जाए रहता है, वो रहता नहीं है वहाँ पर। और उन लोगों में ना क्या एक प्रथा रहती है कि मरते वक्त जिसको मुकुट पहना दिया जाए अगला राजा, वही होता था। तो जब राज सिंह की मृत्यु निकट आते रहती है, तब मोहन सिंह रहता नहीं है, शिकार पर जाए रहता है। तब क्या होता है, उनके यहाँ पर ना ये प्रथा रहती है, तो मैंने बताया ही। तो क्या करते हैं, जो राज सिंह रहता है वो मुकुट जो है वो अपने चाचा सिरदार सिंह को पहना देता है। अब अगला राजा कौन बन गया? अब अगला राजा सिरदार सिंह बन जाता है। और अब मोहन सिंह वापस आता है, तो वो देखता है कि राजा तो सिरदार सिंह बन गया है, तो सिरदार सिंह पर आक्रमण कर देता है। वो उसको अच्छा थोड़ा ना लगेगा कि राजा वही बनने वाला था, दूसरा कोई बन जाए तो आक्रमण कर भी देता है खुद और हार भी जाता है। अब हार जाता है तो उसको बुरा लगता है। मोहन सिंह कहाँ चला जाता है? मराठों के पास चले जाता है, नागपुर। तो मराठों मतलब जो नागपुर का मराठा था उसको भोसला बोलते थे। इंदौर का जो मराठा था उसे होलकर बोलते थे, और पूना के जो मराठा लोग थे उसे पेशवा बोलते थे। तो अभी हमें भोसले लोगों के बारे में पढ़ना है, नागपुर के जो मराठा लोग थे उनके बारे में पढ़ना है। ये अप्रत्यक्ष मराठा शासन जो है इसके बाद में चालू होगा हमारा 1741 से 1757 ईस्वी तक के। देखो यहाँ पर शासक लोगों का नाम भी लिखा हुआ है। तो अब हम लोग भोसला वंश के बारे में कुछ देखते हैं। तो मोहन सिंह जो है रघुजी प्रथम के पास में जाता है। नागपुर का जो राजा रहता है भोसले वंश का, मराठे लोगों का, उसका नाम रहता है रघुजी प्रथम। तब मोहन सिंह रघुजी प्रथम के पास में जाता है और उसको कलचुरी वंश के राजा के खिलाफ में भड़काता है। देखो अब क्या होता है कि यहाँ पर जो सिरदार सिंह राजा रहता है ना, वो मर जाता है। तो वो मर जाता है तो उसके भी कोई पुत्र वुत्र नहीं रहते हैं, तो वो राजा किसको बना देता है? वो सिरदार सिंह को राजा बना दिए रहता है। तो अब रघुजी प्रथम को बंगाल आक्रमण करने जाना रहता है, लेकिन वह खुद नहीं जाता है। क्या करता है, रघुजी प्रथम जो है, जो भोसले लोगों का राजा रहता है नागपुर का, वो अपने सेनापति, उसका एक सेनापति रहता है, खास सेनापति रहता है जिसका नाम रहता है भास्कर पंत। तो भास्कर पंत को भेजता है रघुजी प्रथम, रघुनाथ सिंह को चिट्ठी लिख के भेजता है कि अब रघुजी प्रथम ना छत्तीसगढ़ जाता है। तो वो लोग बंगाल जाते रहते हैं आक्रमण करने के लिए, तो रास्ते में छत्तीसगढ़ पड़ता है। तो अब रघुजी प्रथम जो है रघुनाथ सिंह को चिट्ठी लिख के भेजता है कि मेरा सेना आ रहा है, तू राशन पानी का इंतज़ाम कर दे, मतलब खाने पीने के लिए कुछ व्यवस्था कर दे। तो जो रघुनाथ सिंह रहता है ना, वो रघुजी प्रथम की चिट्ठी को इग्नोर कर देता है, उसका जवाब ही नहीं देता है। तो रघुजी प्रथम को गुस्सा आ जाता है और जो भास्कर पंत रहता है, जो बंगाल आक्रमण करने जाते रहता है, उसको आदेश देता है कि तुम बंगाल को छोड़ दो, पहले पहले ये जो रतनपुर का राजा है रघुनाथ सिंह, उसको निपटा दो।
तो भास्कर पंत बंगाल जाने वाला रहता है। वह क्या करता है, वहाँ के जो राजा रहते हैं अलीवर्दी खान, उस पर आक्रमण करने के लिए, बंगाल के राजा उस टाइम में अलीवर्दी खान रहते हैं, तो उन पर आक्रमण करने के लिए ना जाने वाला रहता है ये। तो उससे पहले ही रतनपुर जाता है और रघुनाथ सिंह पर आक्रमण करने का उसको जो रघुजी प्रथम है वो आदेश दिए रहता है, तो उस पर आक्रमण करने के लिए जाता है। तो पहले के राजा महाराजा लोगों का बड़ा बड़ा किला होता था, उसका बड़ा बड़ा दरवाज़ा होता था। तो रघुनाथ सिंह का एक तरफ का जो दरवाज़ा था उसका नाम था सिमर दरवाज़ा। तो जो सिमर दरवाज़ा था उसको तोड़ करके अंदर जाता है और आक्रमण करने के लिए। पर रघुनाथ सिंह क्या करता है, रघुनाथ सिंह की दो वाइफ रहती हैं, एक का नाम रहता है पदम कुंवर और दूसरे का नाम रहता है लक्ष्मण कुंवर। तो वो क्या करती हैं, उनके किले के ऊपर से वाइट झंडा दिखा करके सरेंडर कर देते हैं। वो लोग युद्ध करते ही नहीं हैं, सरेंडर कर देते हैं। रघुनाथ सिंह युद्ध करता ही नहीं है, वो सरेंडर कर देता है। अब रघुनाथ सिंह युद्ध नहीं करता है क्योंकि उसके बेटे की मृत्यु हुए रहती है, तो वो शोक में डूबा रहता है। रघुनाथ सिंह की जो दो पत्नियां रहती हैं पदम कुंवर व लक्ष्मण कुंवर, दोनों ने सफ़ेद झंडा दिखा करके सरेंडर कर दिया। तो भास्कर पंत युद्ध युद्ध जीत जाता है। अब युद्ध हुआ ही नहीं तो युद्ध जीतेगा क्यों नहीं वो, बताओ। तो वो युद्ध जीत जाता है। तो रघुनाथ सिंह को भास्कर पंत क्या करता है, रघुनाथ सिंह को ही राजा के पद में रहने देता है, उसको वो राजा की गद्दी से हटाता नहीं है, लेकिन वहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से मराठा शासन स्थापित कर देता है। क्या करता है, भास्कर पंत बंगाल युद्ध करने के लिए जाना था उसको, इसीलिए उसने रतनपुर में प्रतिनिधि के रूप में एक अपना प्रतिनिधि छोड़ देता है जिसका नाम रहता है कल्याणगिरी गोसाई को छोड़ करके वो चला जाता है बंगाल आक्रमण करने के लिए, जिससे राजा रघुनाथ सिंह कल्याणगिरी गोसाई के अंडर में काम कर सकें। मतलब राजा तो रघुनाथ सिंह रहेगा लेकिन कल्याणगिरी गोसाई जो है उसको प्रतिनिधित्व करेगा, उसको बताते जाएगा राजा को, फिर उसके अकॉर्डिंग राजा जो है वो काम करते जाएगा। भास्कर पंत बंगाल से युद्ध निपटाने के बाद में वापस आते समय बंगाल के राजा ने भास्कर पंत को जो क्या करता है, देखो भास्कर पंत जो रहता है वो बंगाल जाते रहता है, ठीक है, बंगाल जाए रहता है युद्ध करने के लिए। तो युद्ध करके वापस आते रहता है तो बंगाल के जो राजा रहते हैं वो भास्कर पंत को निपटा देते हैं, उनको हत्या कर देते हैं। तो भास्कर पंत बंगाल में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो भास्कर पंत की मृत्यु की बात जब राजा रघुनाथ सिंह को पता चलता है तो वो क्या करते हैं, जो भास्कर पंत जो है प्रतिनिधि छोड़ के जाया रहता है ना कल्याणगिरी गोसाई, उसको जेल में डाल देता है और अपना खुद फिर से राजा बन जाता है और अपने तरीके से काम करने लगता है। यह बात जब रघुजी प्रथम को पता चलती है तो उसको गुस्सा लगता है। रघुजी प्रथम नागपुर का राजा, मराठा शासक, तो उसको पता चलता है तो उसको गुस्सा लगता है, तो वो आ जाता है रतनपुर। वहाँ जा कर के उन्होंने रघुनाथ सिंह को राजा के पद से क्या करता है, हटा देता है और मोहन सिंह को राजा नहीं बनाता है। जो शिकायत करने के लिए मोहन सिंह जा रहे थे उसको राजा नहीं बनाता है, उसको भी प्रतिनिधि के रूप में वहाँ पर बिठाता है। अब वो राजा नहीं रहता है, कहीं कहीं पर मेंशन हो जाता है कि राजा बना दिया, लेकिन वो असली में राजा नहीं रहता है, उसको प्रतिनिधि के रूप में वहाँ पर छोड़ता है। अब पूरा जो रतनपुर जो है वो मोहन सिंह के अंडर में आ जाता है। ऐसे ही धीरे धीरे करके रायपुर, अब जो रतनपुर कलचुरी है वो मराठों के अधीन हो जाता है। ऐसे ही धीरे धीरे करके जो रायपुर कलचुरी है उसको भी मराठा लोग हथिया लेते हैं। अब दोनों में ही मराठाओं का शासन हो जाता है। तो अब हम लोग थोड़ा सा रघुजी प्रथम के बारे में भी देख लेंगे। इसके बाद ये जो है यहीं पर अप्रत्यक्ष मराठा शासन जो है वो समाप्त हो जाता है 1741 से लेकर के 1757 तक के। उसके बाद अब रघुजी प्रथम के बारे में देखते हैं आगे। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, प्रत्यक्ष मराठा शासन। तो ये मैं एक स्टोरी टाइप की बता रही हूँ। क्या है कि नोट्स से रटने या याद करने के बजाय अगर हम लोग पूरा कहानी की तरह हम लोग अगर पढ़ते हैं ना तो हमारे दिमाग में ना कहानी बहुत अच्छे से याद रहती है। तो इसको एक कहानी की तरह मैं समझा रही हूँ पहले, फिर हम लोग फैक्ट तो देखेंगे ही देखेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं रघुजी प्रथम के बारे में। तो रघुजी प्रथम की जो है वो 12 पत्नियाँ थीं, जिनमें से 2 पत्नियाँ प्रमुख थी। एक का नाम था सोलाबाई और दूसरे का नाम था बालाबाई।
तो सोलाबाई से 2 पुत्र थे उनको। एक का नाम था मुधोजी जो सबसे बड़े थे और दूसरे का नाम था बिम्बाजी। और बालाबाई से 2 पुत्र थे, तो उनका एक का नाम था जानको जी, दूसरे का नाम था साबाजी। तो जो सोलाबाई के दूसरे पुत्र थे बिम्बाजी, इसके बारे में हमें पढ़ना है क्योंकि ये छत्तीसगढ़ में शासन यही करते हैं आगे। तो कुल मिला के रघुजी प्रथम की जो है वो 4 बेटे थे। तो रघुजी प्रथम, सोलाबाई जो है उनकी बड़ी पत्नी थी, बालाबाई जो है उनकी छोटी पत्नी थी। और तो रघुजी प्रथम क्या सोचता है कि अपने मरने से पहले जो है वो मैं अपना राजपाट जो है अपने बच्चों में बाँट देता हूँ। अगर मैं इसको बाँटने से पहले ही मर गया तो इनके बीच में झगड़ा-गाली हो जाएगा करके वो जो है राजपाट जो है वो बाँट देते हैं। तो चांदा करके एक जगह रहता है, वो सबसे बड़े भाई जो रहते हैं मुधोजी उनको देते हैं। और बिम्बा जी को छत्तीसगढ़ मिलता है और जानको जी जो रहते हैं उनको नागपुर देता है। और साबा जी जो रहते हैं उनको बरार नाम का एक जगह रहता है वो देता है। तो रघु जी प्रथम का जो मेन राज नागपुर था, अब नागपुर तो मेन रहेगा ना क्योंकि रघु जी प्रथम वहीं रहता है। तो जानको जी को मिला था वो भाइयों में। तो चारों भाइयों में क्या होता है, क्योंकि सबसे बड़े मुधो जी थे तो मुधो जी को मिलना चाहिए क्योंकि बड़ा बेटा है तो मेन जगह उसको मिलना चाहिए। तो उनको ये बंटवारा जो है पसंद नहीं आता है, तो दोनों भाई अलग अलग करके एक ग्रुप बना लेते हैं और उन चारों के बीच में लड़ाई हो जाती है। तो मुधो जी और बिम्बा जी एक तरफ हो गए और जानको जी और साबा जी एक तरफ हो जाते हैं। दोनों के बीच में लड़ाई हो जाता है जिसमें जानको जी और साबा जी जीत जाते हैं और मुधो जी और बिम्बा जी जो है वो हार जाते हैं। मुधो जी बढ़ा रहता है जिसको नागपुर न मिलने पर ये लड़ाई होता है। तो हारने के बाद मुधो जी को जो जगह मिले रहता है चांदा, वो वहाँ वापस चले जाते हैं। और बिम्बा जी भी क्या करते हैं, छत्तीसगढ़ नहीं आते हैं, उनके पीछे पीछे चांदा चले जाते हैं कि बड़े भैया रुको, तुम बड़े हो, मैं तुमको छत्तीसगढ़, मैं तुमको नागपुर दिलाऊंगा करके। लेकिन बाद में थक हार के वो छत्तीसगढ़ वापस आ जाते हैं बिम्बा जी जो है वो। अब आ जाते हैं हम लोग सूबा शासन। सूबा शासन मतलब सूबेदार लोगों का शासन, सूबेदार के थ्रू शासन, प्रत्यक्ष मराठा शासन 1758 से लेकर के 1787 ईस्वी में। तो सूबा शासन का मतलब सूबेदार जो मराठा लोग हैं वो छत्तीसगढ़ में डायरेक्ट शासन नहीं करते थे। जो मेन राजा था वो नागपुर में बैठा रहता था और वो किसी दूसरे को भेजता है कि तू जा पैसा कलेक्ट कर, बाद में मुझे दे देना, इसे बोलते हैं सूबा शासन। तो सूबेदार द्वारा चलाए जाने वाले शासन को सूबा शासन बोलते थे। वो राजा का प्रतिनिधि मात्र होता था जो पूरे छत्तीसगढ़ को, या जी सूबेदार जो रहता है वो पूरे राजपाट को संभालता था, राजा का नाम रहता था लेकिन पूरा अधिकार जो है इनके पास रहता था। सैनिक असैनिक, दीवानी फौजदारी, सारे अधिकार इनके पास रहते थे। फिर उसके बाद आ जाता है, इसमें कौन कौन शासक हुए वो हम लोग देखेंगे, इसको हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद आ जाता है, ये रहा सूबा शासन जो है वो कब, ये प्रत्यक्ष मराठा शासन 1758 से स्टार्ट हो जाता है जिसमें सूबा शासन 88। इसके बाद प्रत्यक्ष मराठा शासन के बाद सूबा शासन आता है 1788 से लेकर 1780 तक के, 18 तक के। और फिर ब्रिटिश अधीन मराठा शासन आता है 1818 से 1830 तक। फिर पुनः मराठा शासन आता है 1830 से 1854 तक। और फिर प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन आता है 1854 से 1847 तक। मराठा लोग जहाँ रहते थे वहाँ की भूमि को वो लोग क्या करते थे, 2 भागों में बाँट देते थे। तो पहला बोलते हैं खालसा भूमि और दूसरा जमींदारी। तो खालसा किसको बोलते हैं, जहाँ मराठों का डायरेक्ट कंट्रोल होता है, मराठे उस ज़मीन में टैक्स लगाएंगे भी और उस ज़मीन से वसूल भी करेंगे, तो उसको क्या बोलते थे, खालसा ज़मीन बोलते थे। और जमींदारी जहाँ पर इनका इनडायरेक्ट कंट्रोल होता था, जमींदारी कहलाता था उस, जिस ज़मीन में मराठा लोग टैक्स तो लगाते थे लेकिन वो मराठा लोग वसूल नहीं करते थे, जमींदार लोग वसूल करके मराठों को ला करके देते थे। तो जो बड़ा जगह को संभालने के लिए उनका एकीकरण करते थे उसको क्या बोलते थे ये लोग, प्रत्यक्ष मराठा शासन। ये देखो यहाँ पर पूरा दिया हुआ है कि कहाँ पर क्या है। प्रत्यक्ष मराठा शासन देखो, नागपुर शासन, भोसला वंश, रघुजी प्रथम की मृत्यु के बाद भोसला वंश का साम्राज्य विभाजन हुआ जिसमें भोसले, बिम्बाजी भोसले को जो कनिष्ठ पुत्र थे उनको छत्तीसगढ़ का क्षेत्र सौंपा गया। बिम्बाजी भोसले 1700, इनका जो राज
करने का ईयर था वो 1758 से 1787 तक था। प्रत्यक्ष मराठा शासन इनके समय में प्रारंभ होता है। इनकी राजधानी रतनपुर थी, जो कि मराठों की प्रथम राजधानी थी। और ये क्या क्या का निर्माण कराते हैं? स्थापत्य कला मंदिर का निर्माण करवाते हैं, राम टेकरी मंदिर का निर्माण करवाते हैं, और नर्मदा माई मंदिर जो अमरकंटक में है, वहाँ पर सांस्कृतिक प्रथा थी दशहरा में स्वर्ण पत्र देने की, तो उसका भी निर्माण करवाते हैं। राजीव लोचन मंदिर में खर्च हेतु गांव दान में देते हैं। अब राजीव लोचन मंदिर हेतु खर्च गांव दान में देते हैं, इसका क्या मतलब? जैसे कि 5 गांव को ले लिए, 5 गांव से आने वाला जो टैक्स रहता था उसको राजीव लोचन मंदिर के निर्माण कार्य में लगा दो, ऐसा करते हैं वो। और दूधाधारी मठ जिसका निर्माण जो है बलभद्र दास करवाया रहता है, उसका जीर्णोद्धार भी करवाते हैं बिम्बाजी भोसले। अब इनके टाइम में कुछ कुछ प्रशासनिक सुधार होती हैं, जैसे राजनांदगांव व खुज्जी नामक जमींदारी प्रारंभ होती है। तो जमींदारी का मतलब मैंने आपको अभी अभी समझा दिया है। और रायपुर और रतनपुर को जो है उसका प्रशासनिक एकीकरण करते हैं। प्रशासनिक एकीकरण मतलब क्या होता है? जो बड़ा जगह को संभालने के लिए उसका एकीकरण करते हैं। तो ये दोनों ही बड़े बड़े जगह थे। और मोहम्मद खान तरान को अच्छा सेनापति रहता है, उसे 5 स्थान दान में दे देते हैं। अब देखते हैं इनके समय में क्या क्या आक्रमण और क्या क्या संधि हुए रहता है। ठीक है, 1 मिनट इसको बना लेते हैं पहले, बड़ा दिक्कत होता है यार। तो देखते हैं इसको हम लोग। नीलू पंथ के नेतृत्व में दलपत देव जो 1770 के शासन में थे आक्रमण, परंतु असफल हो जाते हैं। यहाँ पर वही दिया है दरियादेव जो काकतीय दलपत देव का बेटा था। 6 अप्रैल 1778 को कोटपाट की संधि करते हैं। इस संधि के पश्चात बस्तर जो है वो पहली बार छत्तीसगढ़ का अंग बना। अन्य आनंदीबाई, उमाबाई, अब क्या करते हैं? बिम्बाजी की 3 पत्नियां रहती हैं, आनंदीबाई, उमाबाई और रमाबाई। जब बिम्बाजी मर जाता है 1788 में, अभी आगे देखेंगे हम लोग, तो 1787 में उसके पश्चात उमाबाई जो है वो सती हो जाती है, उसकी एक पत्नी उमाबाई, और रमाबाई जो है वो जंगल चले जाती है। तो आनंदीबाई क्या करती है? सबसे छोटी पत्नी रहती है और अप्रत्यक्ष रूप से शासन को आनंदीबाई ही संभालती है। तो बिम्बाजी की मृत्यु के बाद जो है वो आनंदीबाई सत्ता को संभालती है। अब बिम्बाजी की मृत्यु के कारण उमाबाई जो है वो सती हुई रहती है। उसके नाम से आनंदीबाई 1787 में सती चौरा बनाती है, इनके स्मरण में। कहाँ में? रतनपुर में। और माना जाता है इनकी 52 जमींदारी थी बिम्बाजी भोसले की। उसको हम लोग देखते हैं थोड़ी देर में। देखो सती चौरा हो गया, और प्रमुख पद देखते हैं हम लोग, जैसे घोड़ो महादेव का। ये सब प्रमुख पदाधिकारी आप लोग पढ़ लेना, इसमें कुछ नहीं है, बस इसको याद ही रखना है। थोड़ा सा क्लियर नहीं आया है, नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूँगी कि ये फ़ोटोज़ थोड़े से अच्छे क्लियर आ जाएं। अब बिम्बाजी भोसले का जमींदारों से संबंध, तो माना जाता है कि इनकी 52 जमींदारी थी बिम्बाजी भोसले के। तो उनमें से कुछ प्रमुख जो हैं उसको हम लोग याद करेंगे, जैसे कांकेर के राजा धीरज सिंह क्या करते थे? टैक्स के बदले में 500 घुड़सवार सैनिक देता था ये राजा बिम्बाजी को। टकोली बोलते थे जिसको। टकोली किसे बोलते हैं वो बताते हैं हम लोग। वार्षिक कर टैक्स जो पैसा देते थे ना, उसे टकोली बोलते थे वो लोग। तो ये क्या करते थे? टकोली के बदले में 500 घुड़सवार सैनिकों का सहयोग करते थे। इसको याद रखना है, कांकेर के जमींदार। और चांग भखार आक्रमण कर वार्षिक टकोली देने हेतु बाध्य किया। उसके बाद बस्तर केवल लगान वसूल करते थे, आंतरिक मामलों में कोई भी यहाँ पर अब
चौथा जो है सरगुजा है, पांचवा जो है वो खैरागढ़ है। खैरागढ़ जमींदारी सबसे ज़्यादा टकोली देता था और कोरबा से ये लोग जमींदारी जब्त कर लिए थे। फिर चापा, पंडरिया, धमधा। तो धमधा के जो जमींदार थे वो क्या करते हैं, टकोली देने से बिम्बाजी भोसले को मना कर देते हैं। तो बिम्बाजी को गुस्सा आता है, वो धमधा जाते हैं। तो जमींदार जो है क्या करता है, अपना किला बंद करके बैठे रहता है अंदर अपनी पत्नी के साथ। तो जमींदार का एक खास आदमी रहता है, वह उनके साथ विश्वासघात कर देता है और जो बिम्बाजी रहते हैं उसको बता देता है कि ये वाले किला का दरवाज़ा जो है वो हल्का है, इसको आप तोड़ करके अंदर जा सकते हो युद्ध करने के लिए। तो जब जमींदार को पता चलता है कि अब वह उसकी पत्नी के साथ नहीं बच पाएगा और बिम्बाजी अंदर घुस जाएंगे, तो वो क्या करता है, पीछे वाले दरवाजे से जाता है और जल समाधि ले लेता है, मतलब जल में डूब करके मर जाता है। तो एक जल समाधि लेने वाला जो है वो केस कहाँ का है, धमधा का है। और एक जो है वो 10वां जो है वो नरा जमींदारी है। नरा जमींदारी में ही बिम्बाजी भोसले की मृत्यु हो जाती है प्राकृतिक रूप से, और नरा जमींदारी जो है सबसे कम टकोली देती थी। तो यहीं पर बिम्बाजी भोसले की प्राकृतिक रूप से मृत्यु हो जाती है 1787 में। 1787 में, सॉरी 1800 नहीं है, 1787 में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो आज हम लोग यहीं तक के देखते हैं, आगे हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। पहले आप इतने को अच्छे से पढ़ लीजिए, और कहीं पर कुछ डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट में पूछिएगा आप लोग। थैंक यू।